विधाय विश्वेशं विधाय वन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वती शङ्करं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यम् यस्मादिदमं मन्ये बालानाम् उपकारकं तस्मादिकं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। द्रव्य तो हम लोग कहाँ थे महाराज जी? द्रव्य के पद कृत्य में थे। तो द्रव्य का पद कृत्य में तत्र शब्द का अर्थ तो हमने समझ लिया, ठीक है। तत्र का आगे आगे भी अन्वय करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने द्रव्य का लक्षण बनाया है। तो कितने लक्षण बनाए हैं? 3 लक्षण बनाए हैं। तो पहला लक्षण है द्रव्य तो जातिमत्तम द्रव्य से लक्षणम। तो ये सरल लक्षण है, सब जगह पर हम ये लक्षण बना सकते हैं। द्रव्य तो जातिमत्तम द्रव्य से लक्षणम, द्रव्य सामान्य लक्षण, ठीक है। द्रव्य का सामान्य लक्षण द्रव्य तो जातिमत्तम। तो जाति व्यक्ति में रहती है, जैसे मनुष्य में मनुष्य तो जाति है, गौ में गौ तो जाति है, पशु में पशु तो जाति है। तो द्रव्य में द्रव्य तो जाति है। तो द्रव्य तो जाति वाला कौन है? द्रव्य है। तो द्रव्य तो जाति मत्व कहाँ जाएगा? द्रव्य में चला जाएगा। तो लक्ष्य कौन हुआ? द्रव्य हुआ। लक्षण क्या हुआ? द्रव्य तो जाति मत्व। तो हमने कहा था कि लक्षण को ले जा करके लक्ष्य में रखना है, बिठाना है, ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो लक्षण क्या हुआ? द्रव्य तो जाति मत्वम। तो द्रव्य तो जाति मत कौन होता है? द्रव्य तो जाति वाला जो होगा वो द्रव्य है। तो द्रव्य तो जाति मत द्रव्य हुआ, इसलिए द्रव्य में जाएगा द्रव्य तो जाति मत्व। तो द्रव्य तो जाति मत्व लक्षण लक्ष्य में जा करके बैठ गया। इसको हम क्या बोलते हैं? समन्वय हो गया। इसमें 2 दल है नहीं, पदकृति आदि करने कोई अपेक्षा नहीं है, समन्वय हो गया, ठीक है। दूसरा लक्षण है गुणवत्तम द्रव्य से लक्षणम। तो गुण 24 हैं। कहाँ रहते हैं गुण? द्रव्य में रहते हैं। हमें जाना है कि 24 गुण द्रव्य में रहते हैं। तो कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है जो कि बिना गुण वाला हो, कि सभी द्रव्य में कोई न कोई गुण रहता है। सबसे कम गुण वाला द्रव्य कौन है? दिक् और काल, उसमें 5 गुण रहते हैं। दिक्कालयो पंच, है ना? श्लोक था ना? क्या श्लोक था? हाँ, ठीक। तो 5 गुण, कम से कम 5 गुण तो सभी द्रव्य में रहते हैं। इसलिए गुणवत्त कौन हुआ? द्रव्य हुआ। तो गुणवत्व कहाँ जाएगा? द्रव्य में चला जाएगा। तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। तो ये भी समन्वय हो गया। तीसरा है समवाय कारणत्वम द्रव्य से लक्षणम। आगे हम लोग पढ़ेंगे इस ग्रंथ में कि कारण 3 प्रकार के होते हैं। एक समवाय कारण, एक असमवाय कारण, एक निमित्त कारण। तो विशेष उसका लक्षण बाद में समझेंगे जब उस ग्रंथ आएगा। अभी हमको इतना समझ लेना है कि कार्य कोई भी हो, कार्य द्रव्य हो, कार्य गुण हो, कार्य कर्म हो, जो भी कार्य हो, उसका समवाय कारण द्रव्य ही होता है। उसका समवाय कारण द्रव्य ही होता है। कैसे होगा वो हम बाद में समझेंगे। अभी हम लोग मान लेते हैं कि कार्य कोई भी उत्पन्न होता है, उसका समवाय कारण द्रव्य ही होता है। तो समवाय कारण कौन हुआ? द्रव्य हुआ। गुण कभी भी समवाय कारण नहीं होता, कर्म कभी भी समवाय कारण नहीं होता। द्रव्य को छोड़कर कोई भी अन्य समवाय कारण नहीं होता। तो कार्य कोई भी उत्पन्न हो, उसका समवाय कारण द्रव्य ही होता है।
तो समवाय कारणत्व कहाँ जाएगा? द्रव्य में चला जाएगा, तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। तो द्रव्य के 3 लक्षण यहाँ पर चंद्रसिंह ने बनाया और तीनों लक्षण सीधा सरल लक्षण है, इसमें बहुत ज़्यादा पदकृति आदि की अपेक्षा भी नहीं है। वैसे इसमें विचार किया जा सकता है और आगे हम थोड़ा आगे कुछ पढ़ाएंगे, कुछ थोड़ा न्याय का संस्कार हो जाए, शब्दावली से परिचित हो जाएगा। तो हमने बाल व्युत्पत्ति में उसकी व्याख्या की है, तो उसको आधार बनाकर फिर हम आगे थोड़ा सा पढ़ाएंगे, लेकिन शुरुआत में धीरे धीरे करके हमको आगे बढ़ना है। परम अपरम चेति पर सामान्यम अपर सामान्यम इत्यर्थः। परम अपरम चेति द्विविधम सामान्यम जब मूल में लिखा है तो उसका पदकृत्यकार ने उन्होंने कर दिया परम अपरम मतलब पर सामान्यम अपर सामान्यम, 2 प्रकार का। परत्वम च अधिक देश वृत्तित्वम, अपरत्वम च न्यून देश वृत्तित्वम। परत्व किसको कहते हैं? अधिक देश वृत्तित्वम परत्वम, ये हम जानते हैं। अधिक देश में जो रहे हो पर सामान्य है और जो न्यून देश में रहे हो अपर सामान्य है। जैसे मान लो कि हम लोगों ने उदाहरण दिया था उस दिन, पृथ्वीत्व और द्रव्यत्व है, तो पृथ्वीत्व पर सामान्य है कि अपर सामान्य है? अपर सामान्य। किसकी अपेक्षा? द्रव्यत्व की अपेक्षा। पृथ्वीत्व अपर सामान्य है और द्रव्यत्व, क्योंकि पृथ्वीत्व की अपेक्षा द्रव्यत्व अधिक देश वृत्ति है, अधिक देश वृत्तित्व परत्वम, और द्रव्यत्व की अपेक्षा पृथ्वीत्व न्यून देश वृत्ति है, इसलिए वह अपर सामान्य है। अधिक देश वृत्तित्व परत्वम, न्यून देश वृत्तित्व अपरत्वम। ठीक। अब मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि दुनिया में कई घाट हैं, कितने घाट हैं? बहुत से। तो ये घटत्व जाति है, घट में रहने वाली, और दूसरा है पटत्व जाति। क्या है? पटत्व जाति। पट में पटत्व रहेगा। अब हम पूछें कि घटत्व और पटत्व इन दोनों में से कौन पर सामान्य है, कौन अपर सामान्य है? कौन अधिक देश वृत्ति है, कौन न्यून देश वृत्ति है? कैसे पता चलेगा? द्रव्य की अपेक्षा नहीं, 2 अपेक्षा दोनों में कर रहे हैं ना हम लोग, घटत्व और पटत्व। इन दोनों में से घटत्व और पृथ्वीत्व में तो ठीक है, घटत्व अपर सामान्य है, पृथ्वीत्व पर सामान्य है। पृथ्वीत्व की अपेक्षा द्रव्यत्व पर सामान्य है, द्रव्यत्व की अपेक्षा सत्ता पर सामान्य है ना? सत्ता द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहती है। अब आप बताओ, अब दूसरा प्रश्न पूछना पहले। एक सत्ता है, एक पदार्थत्व है, एक क्या है? सत्ता एक पदार्थत्व है। तो सत्ता और पदार्थत्व में से कौन पर सामान्य है? पदार्थत्व सामान्य ही नहीं है ना? वो फंसना नहीं है प्रश्न में। ठीक, पदार्थत्व सामान्य ही नहीं है। जाति जो होती है वो द्रव्य गुण कर्म 3 में ही रहती है, ये हमने बताया था ना। तो पदार्थत्व तो 7 में रहता है, पदार्थत्व तो 7 में रहेगा ना। तो ऐसा कोई भी धर्म जो द्रव्य गुण कर्म को छोड़कर बाहर भी रह सकता हो, वो जाति नहीं है, बस ये कन्फर्म कर लेना। तो पदार्थ तो जाति, क्योंकि पदार्थ तो सामान्य विशेष में भी है, जाति तो द्रव्य गुण कर्म 3 में ही रहती है। बात समझ में आई? इसलिए कोई पूछे कि सत्ता और पदार्थ में कौन पर सामान्य है, तो पदार्थ तो सामान्य ही नहीं है। तो वहाँ तुलना होने के बाद तो सबसे पर सामान्य सत्ता है, सत्ता से पर कोई दूसरा सामान्य नहीं होता। ठीक है, ये तो एक प्रश्न हुआ। अभी मैंने पहले प्रश्न पूछा था कि घटत्व और पटत्व में कौन पर सामान्य है, कौन अपर सामान्य है? हाँ, तो रहने के कौन प्रश्न पूछ रहा है? घटत्व और पटत्व में कौन पर, दोनों में कौन एक पर होगा, एक अपर होगा ना, 2 सामान्य। जैसे घटत्व और पृथ्वीत्व में पृथ्वीत्व पर सामान्य है, घटत्व अपर सामान्य है। तो वहाँ पर क्या घटत्व में पृथ्वीत्व रह रहा है, ऐसा तो हम नहीं बोल रहे हैं। क्यों? घटत्व सामान्य नहीं है, अपर सामान्य एक नहीं पृथ्वीत्व का अपेक्षा। पृथ्वीत्व और घटत्व दोनों के सामने रखो तो कौन पर सामान्य हुआ? पृथ्वीत्व और घटत्व 2 की हम तुलना करें तो पृथ्वीत्व और घटत्व में कौन पर सामान्य है, कौन अपर सामान्य है? पृथ्वीत्व पर सामान्य है और घटत्व, तो घटत्व जितने घाट में रहेगा, पृथ्वीत्व तो सभी घाट में रहता हुआ बाकी दंडपट में भी रहेगा। समझ में आया? इसलिए घटत्व की अपेक्षा अधिक देश वृत्ति होने के कारण पृथ्वीत्व पर सामान्य है और पृथ्वीत्व की अपेक्षा न्यून देश वृत्ति होने के कारण घटत्व अपर सामान्य है। लेकिन हमारा प्रश्न क्या है कि घटत्व और पटत्व इन दोनों में से कैसे निर्णय करेंगे कि कौन पर सामान्य कौन अपर सामान्य होगा? ये मेरा प्रश्न है। दोनों पर के अधिक देश, एक अधिक देश वृत्ति होगा तो दूसरा न्यून देश वृत्ति हो जाएगा ना, दोनों पर तो हो नहीं सकते।
नहीं, जैसे दो वस्तु को हमने दो जाति के सामने रख दिया और पूछा इनमें से कौन परसामान्य है कौन अपरसामान्य है, ये प्रश्न है। प्रश्न पूछने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे समाधान होगा? घट ज़्यादा है कि पट ज़्यादा है? देख लो, हाँ ठीक है। ये प्रश्न अपने आप में सही नहीं है, ठीक है, ये प्रश्न अपने आप में सही नहीं है, लेकिन सही नहीं है समझना पड़ेगा कैसे नहीं सही नहीं है। क्योंकि हम बाकी जब घटत्व और पृथ्वीत्व में तुलना कर सकते हैं तो घटत्व और पटत्व में भी तो प्रश्न बन सकता है कौन परसामान्य कौन अपरसामान्य है, तो मोटा मोटी लगता है कि हम बन सकता है, ठीक है। लेकिन परापर का जो विचार होता है वो समानाधिकरण में होता है। किसमें होता है? समानाधिकरण में होता है, समानाधिकरण, ठीक है। जैसे घटत्व भी घट में पृथ्वीत्व भी घट में, तो एक ही जगह पर दोनों जाति रहते कि नहीं रहते? इसलिए दोनों में से एक पर है एक अपर है ना। एक मकान है, एक मकान में कोई बच्चा है ना, उससे बड़ा है, माँ बाप है, उसके दादा दादी है, तो कहेंगे इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है। समझ में आया? लेकिन अब हमारे घर के जो मुख्य व्यक्ति है और दूसरा घर का जो मुख्य व्यक्ति है, उन दोनों में से कौन छोटा बड़ा? वो उसके घर में वो बड़ा, उसके घर में वो बड़ा है ना, वहाँ कोई तुलना नहीं होती है। चलो गांव में भी एक प्रकार की समझदारी होती है तो लोग छोटा बड़ा कर भी लेते हैं। और दो देश है मान लो, ठीक है, एक देश का प्रधानमंत्री है, दूसरा भी देश का प्रधानमंत्री है अपना देश का, तो कोई बड़ा देश का प्रधानमंत्री बड़ा और छोटा देश का प्रधानमंत्री छोटा होता है? ऐसा तो होता नहीं। बात समझ में आया? प्रधानमंत्री होता है, तो वहाँ पर तुलना नहीं की जाती है कौन छोटा है और कौन। अपने देश के अंदर तुलना की जाती है कि है ना, वो सब रैंकिंग होती है ना, पहले सिपाही होता है, फिर वो हवलदार होता है ना, इंस्पेक्टर होता है, वो ऊपर ऊपर चला जाता है, राष्ट्रपति तक पहुँचकर ख़त्म होता है। तो ये बराबर की जो व्यवस्था होती है वहाँ भी तो बराबर की व्यवस्था है, ठीक। वो समानाधिकरण में होती है। किसमें होती है? समानाधिकरण में होती है। घटत्व और पटत्व दोनों विरुद्ध है। घटत्व जहाँ रहेगा वहाँ पटत्व नहीं रहता है ना, और जहाँ पटत्व रहेगा वहाँ घटत्व नहीं रह सकता। घटत्व घट में, पटत्व पट में, तो घटत्व और पटत्व दोनों विरुद्ध धर्म है, दोनों समानाधिकरण धर्म। इसलिए इन दोनों में प्रश्न ही नहीं बनेगा कि ये दोनों में कौन पर है कौन अपर है। बात समझ में आई? तो घटत्व पटत्व दोनों विरुद्ध होने के कारण उसमें हम परापर का विचार नहीं करते। घटत्व और पृथ्वीत्व दोनों समानाधिकरण है। कम से कम एक ही जगह एक ही घाट में घटत्व भी है, उसी घाट में पृथ्वीत्व भी है, तो दोनों समानाधिकरण हुए कि नहीं हुए? इसलिए उसमें हम विचार करेंगे कि कौन ज्यादा में रह रहा है कौन में रह रहा है। तो जो कम में रहेगा वो अपर हो जाएगा, जो अधिक में रहेगा वो अपर हो जाएगा। बात समझ में आई? ये छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चन बोलते हैं इसको, है ना, घुमाने वाले, दिमाग घुमा देते हैं, पता नहीं क्या है। पढ़ा लिखा आदमी फंस जाता है कई बार, यदि विचार न किया हो तो पढ़ा लिखा आदमी भी फंस सकता है। अब विचार करे तो कोई फंसने वाली बात ही नहीं है, ठीक। तो ये हो गया अधिक देश वर्तित्वम परत्वम, न्यून देश वर्तित्वम अपरत्वम। हाँ, अब ये उसके आगे सीधा पदकृत्य कहाँ पर है? पृथ्वी में है। तो पृथ्वी का पदकृत्य बहुत अच्छे से हम लोग को पढ़ना समझना है, क्योंकि ये आधार है, मूल है। पृथ्वी का बढ़िया से हो गया तो पूरा का पूरा आगे तक समझ में आ जाएगी बात, ठीक। चलिए, तदेव ही लक्षणम यद अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव रूप दोषत्रय शून्यत्वम। हाँ, शून्यम होगा, शून्य। तदेव ही लक्षणम यद व्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव रूप दोषत्रय शून्यम। अब देख लो, लक्षण का लक्षण पहले बताना है, क्योंकि गंधवती पृथ्वी लक्षण बनाया मूल में। अब पदकृत्यकार कहते हैं कि लक्षण की चर्चा हम करेंगे तो पहले लक्षण का लक्षण बनाना पड़ेगा। तो शुरू में उन्होंने एक बार लक्षण का लक्षण बनाया है। क्या बनाया था? असाधारण धर्मो लक्षणम, ठीक है। अब उसी को थोड़ा शब्दांतर से बता रहे हैं, दूसरे ढंग से बता रहे हैं। यद व्याप्त अतिव्याप्त संभव रूप दोषत्रय शून्यम, ऐसा धर्म जिसमें तीन प्रकार के दोष न हो, अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असंभव, तीनों दोषों से रहित जो धर्म होता है उसको लक्षण कहते हैं। समझ में आई बात? इसका अर्थ क्या हुआ कि लक्षण में तीन प्रकार के दोष की संभावना है। लक्षण में तो पहला दोष है अव्याप्ति, दूसरा दोष है अतिव्याप्ति, तीसरा दोष है असंभव। तो ऐसा लक्षण, ऐसा धर्म जिसमें तीनों दोष न हो, वही धर्म असाधारण धर्म होता है, उसी को हम लक्षण कहते हैं। अब एक समस्या हुई, हम तो लक्षण का लक्षण बता रहे थे, तो लक्षण किसको कहेंगे? जिसमें तीन प्रकार के दोष न हो। अब प्रश्न आएगा तीन प्रकार के दोष क्या हैं? पहले दोष समझ में आएगा तब ना
दोष से रहित धर्म को हम समझ लेंगे। ठीक, तो अब पहले हमको समझना पड़ेगा अव्याप्ति क्या है, फिर अतिव्याप्ति क्या है, फिर असंभव क्या है, मतलब उसका लक्षण दोष का लक्षण, अतिव्याप्ति का क्या लक्षण है, अव्याप्ति का क्या लक्षण है, असंभव का क्या लक्षण है। तो सबसे पहले करेंगे अव्याप्ति का लक्षण। ठीक, हाँ। यथा गोह शासनादि मत्वम। अच्छा, पहले उन्होंने एक उदाहरण दे दिया, गोह शासनादि मत्वम। शासनादि मत्वम गो लक्षण, गाय का लक्षण हमने बनाया, तो गाय का लक्षण हमने बनाया शासनादि मत्वम। तो शासना किसको कहते हैं? कलकम्मल, वो केवल गाय में ही है। तो शासनादि मत कौन है? गाय है, गो है। तो शासनादि मत तो कहाँ जाएगा? गो में जाएगा। तो इसमें कोई दोष, तो इस लक्षण में अव्याप्ति दोष भी नहीं है, अतिव्याप्ति दोष भी नहीं है, असंभव दोष भी नहीं है। ये तो हमने तो बोल दिया, लेकिन प्रश्न आएगा हम कैसे जान जाएंगे कि इसमें अव्याप्ति भी नहीं है? आप तो बोल रहे नहीं है, कैसे नहीं है? तो पहले अव्याप्ति समझनी पड़ेगी, इसलिए आगे अव्याप्ति को समझाते हैं। अव्याप्ति दोष कहते हैं किसको हैं? अव्याप्तिश्च लक्ष्य देशावृत्तित्वम। लक्ष्य के देशावृत्तित्वम है ना, लक्ष्य के एक देश में न रहना, यह अव्याप्ति का लक्षण है। लक्ष्य का देशावृत्तित्वम, लक्ष्य का देशावृत्तित्वम। तो मान लो हमने एक ऐसा लक्षण बनाया जैसे उन्होंने बनाया, क्या बनाया? यथा अतएव गोर न कपिलत्वम लक्षणम। हाँ, अतएव गोर न कपिलत्वम लक्षणम। किसने कहा कि गाय का लक्षण क्या है? तो बता दिया कपिलत्वम गो लक्षणम, ऐसा बोला। क्या बोला? तो कपिल शब्द के दो प्रकार की व्याख्या हम लोग करते हैं। एक तो कपिल एक वर्ण है, जो बुरा बुरा होता है, कपिला गौ, तो उसके वर्ण के आधार पर कपिला गौ कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कपिल एक जाति है, गाय की कई प्रकार की जाति होती है, उसमें कपिला एक जाति है ना, जिसका दूध यज्ञ के लिए ज़्यादा प्रशंस्य होता है। ठीक है, कपिला गाय का जो दूध है वो यज्ञ के लिए ज़्यादा प्रशंसनीय माना जाता है। तो यहाँ पर हम अभी वर्ण मानकर चलते हैं, अथवा उसका जाति मान करके चल सकते हैं। बात एक ही है, दोष वहाँ पर अव्याप्ति होने वाली है। तो किसी ने कह दिया कपिलोत्तम गो लक्षणम, जो कपिला वर्ण है ना, वो तार से वर्ण वाली जो होती है वो गाय होती है। कपिलत्वम गो लक्षण, तो कपिलत्व कहाँ जाएगा? कपिल में जाएगा। तो जो कपिल गाय है उसमें कपिलत्व है कि नहीं है? लेकिन वो तो ठीक है, गाय में कपिलत्व रहता है, लेकिन इसमें दोष है। क्या दोष है? अव्याप्ति दोष है। क्यों? अव्याप्ति दोष किसको कहते हैं? लक्ष्य के एक देश में लक्षण का न रहना, लक्ष्य का देशावर्तित्वम। हमारा लक्ष्य कौन है? संपूर्ण गाय हमारा लक्ष्य है, क्योंकि कपिला गौ हमारा लक्ष्य है। केवल कपिल गाय हमारा लक्ष्य नहीं है, संपूर्ण गाय हमारा लक्ष्य है। जो काली गाय है, जो बुरी गाय है ना, अथवा जो गिर वाली गाय है, कई प्रकार की गाय होती है ना, हरियाणवी गाय है, तो सभी गाय हमारा लक्ष्य है। तो कपिलत्वम केवल लक्षण बनाएंगे तो ये लक्षण कहाँ जाएगा? जो कपिला गौ है उसमें लक्षण जाएगा, लेकिन जो अन्य गाय है उसमें लक्षण नहीं जाएगा। तो लक्ष्य का जो एक देश है, लक्ष्य तो पूरा गाय हो गया, तो उसका एक कुछ लक्ष्य, लक्ष्य का एक देश मतलब कुछ लक्ष्य, जैसे जो सफेद गाय है ना, गुजरात वाली जो गाय है, उसमें कपिलत्व लक्षण नहीं जाएगा। तो लक्ष्य के एक देश में लक्षण क्या हुआ? अवृत्ति हुआ। वृत्ति माने रहना, अवृत्ति माने न रहना। तो लक्ष्य के एक देश में अवृत्ति हुआ। कौन? कपिलत्व। ये लक्षण जो है कुछ गाय में है, कुछ गाय में नहीं है, अर्थात लक्ष्य के एक देश में अवृत्ति है। तो लक्ष्य के एक देश में न रहने के कारण इस लक्षण में दोष है, इसलिए लक्षण ठीक नहीं है। अतएव कपिलत्वम न गौर लक्षणम। कुतः? तस्य अव्याप्ति ग्रस्तत्वात्। अव्याप्ति दोष से ग्रस्त होने के कारण, अव्याप्ति दोष से दूषित होने के कारण कपिलत्व एक गाय का लक्षण नहीं हो सकता। बात समझ में आई? अब हमने जो लक्षण बनाया है शासनादि मत्तम गो लक्षणम, तो शासनादि मत्व कहाँ है? सभी गाय में है ना, कहीं है कहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अतः उसमें अव्याप्ति दोष नहीं है। अब हम समझ गए कि वहाँ पर अव्याप्ति दोष नहीं है, और कपिलत्वम ऐसा लक्षण बनाएंगे तो यहाँ पर अव्याप्ति दोष है। अतएव गौर न कपिलत्वम लक्षणम तस्य अव्याप्ति ग्रस्तत्वात्। हाँ, अतिव्याप्तिश्च लक्ष्य वृत्तित्वे सति अलक्ष्य वृत्तित्वम। अब अतिव्याप्ति, अतएव आगे अतएव उसे आगे भी है ना, अतएव गौर न श्रृंगित्वम लक्षणम। हाँ, तस्य अतिव्याप्ति ग्रस्तत्वात्। ठीक, अब देखिए कि अब अतिव्याप्ति का उदाहरण देते हैं कि लक्ष्य वृत्तित्व सति अलक्ष्य वृत्तित्वम अतिव्याप्ति है लक्षणम। यह अतिव्याप्ति का लक्षण है। लक्ष्य वृत्तित्व सति अलक्ष्य वृत्तित्वम, तो ऐसा लक्षण हमने बनाया जो लक्ष्य में तो रहता है, लक्ष्य में तो रहता है और अलक्ष्य में भी रहता है, तब वहाँ पर अतिव्याप्ति दोष होगा। ठीक, जैसे
किसी ने बनाया श्रृंगित्वम गो लक्षणम, क्या लक्षण बनाया? अब आप बताओ कि श्रृंगित्व कहाँ रहता है? श्रृंगित्व नहीं, रुको रुको, श्रृंगित्व कहाँ रहता है? सिंह में रहता है या गाय में रहता है? श्रृंगित्व कहाँ रहता है, सिंह में कि गाय में? सिंह में रहता है। श्रृंगी किसको कहते हैं? श्रृंगम अस्यास्ति श्रृंगी, ऐसा करना है ना। श्रृंगत्व सिंह में रहता है ना। श्रृंगम अस्य अस्ति श्रृंगी, सिंह वाला में श्रृंगित्व रहेगा। तो सिंह वाला कौन है? जो गाय है, भैंस है ना, जो पशु है जिसमें सिंह है। एक ऋषि भी है, श्रृंगी ऋषि, समझ में आया? ठीक। तो श्रृंगित्व गाय में, सिंह वाले में रहने वाला धर्म है। श्रृंगत्व कहाँ रहता है? सिंह में रहेगा। तो सिंह में रहेगा श्रृंगत्व। तो हम लोग श्रृंगत्व में ऐसा लक्षण नहीं बना रहे हैं, हम लोग क्या लक्षण बना रहे हैं? श्रृंगित्वम गो लक्षण बना रहे हैं। तो गाय श्रृंगी है कि नहीं, है ना। श्रृंगित्व कहाँ रहता है? श्रृंगित्व श्रृंगी में रहता है, श्रृंगी में, सिंह वाले में श्रृंगित्व रहता है। और गाय हमारा श्रृंगी है कि नहीं? तो गाय में श्रृंगित्व रहा कि नहीं रहा? तो लक्ष्य में तो रहा, ठीक है। तो लक्ष्य वृत्ति तो आ गया, लक्ष्य में वृत्ति है, और साथ साथ में अलक्ष्य में भी वृत्ति है। लक्ष्य से जो भिन्न है, गाय से भिन्न कौन है? भैंस है ना, हरिण है। बकरी में भी सिंह होता है ना, बकरी है, उनमें भी सिंह होता है कि नहीं होता है? वो भी श्रृंगी हुए कि नहीं हुए? तो उनमें भी श्रृंगित्व लक्षण गया कि नहीं गया? तो लक्ष्य वृत्तित्व सदी अलक्ष्य वृत्तित्वम। तो श्रृंगित्व में ऐसा गाय का लक्षण बनाएंगे तो ये जो लक्षण है वो गाय में तो है, लेकिन भैंस में भी है, ठीक है, बकरी में भी है, हिरण में भी है, मतलब अन्य जो अलक्ष्य है, अन्य पशुओं में भी श्रृंगित्व विद्यमान होने के कारण वो लक्ष्य में भी वृत्ति हुआ, अलक्ष्य में भी वृत्ति हुआ। इसलिए इस लक्ष्य में दोष है। इस दोष का नाम हो गया अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति ऐसे समझ में आ रहा है ना? देखो, अव्याप्ति लक्षण को व्याप्त होना चाहिए, लक्षण को लक्ष्य में व्याप्त होना चाहिए, पूरे में एकदम फिट होना चाहिए, समझ में आया? तो न्यून में रह गया तो अव्याप्ति हो गई, पूरे गाय में गया ही नहीं, कपिलत्वम लक्षण बनाया तो अव्याप्ति हो गया। और अतिव्याप्ति भर करके आगे निकल गया, है ना, पूरा लक्ष्य में तो चला गया लेकिन लक्ष्य से बाहर भी चला गया, तो हो गई अतिव्याप्ति। अतः अतिव्याप्ति दोष होने के कारण श्रृंगित्व में गाय का लक्षण नहीं हो सकता। ठीक, ये हो गया दूसरा। आगे असंभवस्य लक्ष्य मात्रा वृत्तित्वम यथा गो एक सवत्वम न लक्षणम तस्य असंभव ग्रसत्वात्। हाँ, आप कहते हैं असंभव, तीसरा जो दोष है असंभव दोष है ये। तो असंभव का लक्षण है लक्ष्य मात्रा वृत्तित्वम, असंभव से लक्षणम, लक्ष्य मात्र में न रहना, ठीक है। तो मतलब पूरे लक्ष्य, लक्ष्य मात्र मतलब संपूर्ण लक्ष्य में बिल्कुल भी लक्षण, ऐसा लक्षण हमने बनाया जो लक्ष्य में बिल्कुल रहता ही नहीं, तो वो दोष हो जाएगा असंभव। ऐसे समझ में आ रहा है असंभव है, संभव ही नहीं है। जैसे किसी ने गाय का लक्षण बना दिया एक असफवत्वम गोह लक्षणम, एक असफवत्व। सफ किसको कहते हैं? सफ मतलब खुर, तो गाय का खुर होता है। तो कितने खुर होते हैं? एक पैर में कितने खुर होते हैं? दो होते हैं ना, बीच में फटा हुआ रहता है, ठीक है। तो गाय दो खुर वाली है। एक खुर किसका होता है? घोड़े का होता है, गधे का होता है ना, पूरा एक बराबर होता है, ठीक। सुअर का होता है, पता नहीं, हमने देखा चलो मालूम नहीं है ना, हमको तो मालूम नहीं, लेकिन इतना पता है कि गाय का एक ही खुर है ना। घोड़े का तो हम लोगों ने देखा है, उसे एक ही रहता है, ठीक। हाँ ठीक है, घोड़े का एक है, गाय का दो है। इतना से हमारा काफी हो जाएगा। हमको इतना देखना है, जानना है कि गाय में एक खुर नहीं है, इतना ही पर्याप्त है हमारे लिए, बाकी कहीं वो भी नहीं, फर्क नहीं पड़ता उसमें। तो क्योंकि हमने एक असंभवत्व में ऐसा लक्षण बनाया एक खुर वाला, तो एक खुर वाला गाय है, कोई भी ऐसा गाय नहीं है जिसमें एक खुर हो। गाय में दो खुर होता है, इसलिए एक असंभवत्व एक भी लक्ष्य में नहीं जाएगा, लक्ष्य मात्र में आवृत्ति हो गया, इसलिए यहाँ पर असंभव दोष होता है। समझ में आई बात? तो तीन प्रकार के दोष, अव्याप्ति, अधिव्याप्ति, असंभव। जैसे मनुष्य का लक्षण हमने बना दिया ब्राह्मणत्वम, तो यहाँ पर क्या दोष है? अव्याप्ति दोष है। अब अधिव्याप्ति दोष हो ऐसा लक्षण बनाना है तो क्या बनाएंगे? क्रियाश्रयत्वम, मनुष्य से लक्षण बना देते, चलो तो अधिव्याप्ति हो जाएगी महाराज जी। मनुष्य तो क्रियाशील होता ही है, वो तो ठीक है, लक्ष्य में तो चला जाएगा, लेकिन बाकी भी तो क्रियाशील है, पशु में भी क्रियाशील है ना, ये सब लकड़ी वकड़ी भी है ना,
ईंट पत्थर में भी क्रिया होती है, तो क्रियावत्व तो सब में चला जाएगा, है ना, अलक्ष्य में भी चला जाएगा। इसलिए क्रियावत्व में ऐसा लक्षण बनाएंगे तो अति आदि दोष होगी। समझ में आया? और असंभव वाला लक्षण बनाना है, मनुष्य का लक्षण बनाओ जिसमें असंभव दोष हो। पशुत्तम मनुष्य से लक्षण वैसे मनुष्य को भी पशु कहा जाता है ना। साहित्य संगीत कला भी न साक्षात पशु पुच्छ विषाण ही न त्रिणन्न खादन न विजीवमान तद्भागदेयम परमम पशु नाम। नहीं याद है तुम लोगों को? इतना बढ़िया बढ़िया से याद नहीं है, बताओ, लिखो। अब बोलो। थोड़ा अच्छे से गा सकते हैं इसको, है ना? क्या है? साहित्य संगीत कला तो कवि कहता है कि साहित्य संगीत कला भी ना, है ना, जिसको साहित्य भी नहीं पता है, संगीत भी नहीं पता है और कला के बारे में कुछ पता नहीं, वो साक्षात पशु हो बस, है ना। साक्षात पशु, साक्षात शब्द लगा दिया, इधर उधर करने नहीं, साक्षात पशु लेकिन कैसा पशु है? पुच्छ विषाण ही न, बस इतना ही है कि दिखने पर पशु लगता नहीं है, दिखने पर लगता है कि मनुष्य है ना, दिखने पर लगता है कि मनुष्य है, क्योंकि उसका पूछ नहीं है ना, पुच्छ से रहित है, और विषाण मतलब सींग से भी रहित है, पुच्छ विषाण ही न, सींग और पुच्छ से रहित पशु है, ठीक। और इसकी और एक विशेषता है ना, केवल एक तो विशेषता होगी कि बिना सींग वाला और बिना पूछ वाला पशु है। इस पशु की एक और विशेषता है, ठीक है। तृणन न खादन अभी जीव माना, है ना, बिना घास खाए जी लेता है ना, घास नहीं खाता, फिर दाल चावल खाता है। और कभी कहता है कि अच्छा है कम से कम दाल चावल खाता है, घास ये परम भाग्य है, सौभाग्य का विषय। किसके लिए? पशुनाम परमम सौभाग्यम तद्भागदेयम, मतलब भाग्य है, परमम भाग्य है पशुनाम। क्योंकि कभी को इतना पता है कि मनुष्य महाराज जी घास खाना शुरू कर दे तो पशु तो कुछ खाने वाला, क्योंकि वो तो केवल खाएगा नहीं, लाकर इकट्ठा करके रखेगा, है ना, अब गोदाम भरेगा, अभी तारे पशु जंगल में देखते रह जाएंगे, उनको खाने को कुछ मिलेगा नहीं। तो कम से कम पशुओं को इतना तो सुविधा है कि वो लोग अपना खा लेते हैं, फिर वो नया नया होता रहता है, इकट्ठा तो नहीं करते हैं। तो मनुष्य खाना शुरू करेगा तो क्या करेगा? गोदाम में रख लेगा, वो खाता कम है, रखता ज़्यादा है ना। जितना खाए उतना ही उपयोग करे तो भूखमरी तो दुनिया में होने वाली, इतना तो पैदा होता ही है सबको खाने को, है ना, उससे भी ज़्यादा होता है। समझ में आई बात? तो वो पहले भी था, पता था उनको, है ना, मनुष्य का स्वभाव ऐसा है। तो तद्भागदेयम परमम पशुनाम, तो पशुओं का ये भाग्य है कि ये तृण को न खाता हुआ भी, घास न खाता हुआ भी जी लेता है। समझ में आया? हाँ, एक और श्लोक में लिखाता हूँ तुम लोगों, बोलो। पृथिव्याम पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि एक बार फिर, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि तो देखो पृथ्वी में 3 रत्न है, पृथ्वी में पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, एक तो जल है हम लोग पीते हैं, अन्न है जो हम लोग खाते हैं, और सुभाषितम, ये सुभाषित है जो हम लोग गा रहे हैं, ठीक है, ये 3 रत्न है। और जो मूढ़ है, जो मूर्ख लोग हैं, है ना, वो समझते हैं कि जो पत्थर के जो टुकड़े हैं उनको वो लोग क्या कर देते हैं? रत्न ऐसा नाम दे देते हैं, रत्न संज्ञा विधीयते। रत्न नाम किसको देते हैं? पाषाण खंडों को, है ना, वो सब पहनते हैं इधर उधर, ठीक है, रत्न है। समझ में आया? तो कभी कहता है कि वो सब तो पत्थर के टुकड़े हैं, मूर्खों के द्वारा वो नाम दे दिया गया है कि रत्न, ठीक।
लेकिन रत्न तो तीन ही है, जलम, अन्नम, सुवासितम। समझ आए? कितना बढ़िया रत्न है, ये रत्न है। ठीक, चलो। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम, अन्नम, सुवासितम, रत्न संज्ञा विधीयते। सब याद होना चाहिए, तुम लोग याद नहीं करते हो। कल एक बोला था ना, पुस्तकेषु, ठीक है। वो परहस्ते गतम धनम ऐसा ही बोल सकते हो। समास कर दो तो परहस्त गत एक ही पद हो जाएगा। ठीक है, उसे दीर्घ होने पर थोड़ा ज़्यादा ठीक है वहाँ पर, परहस्ते गतम धनम। ठीक, हाँ। चलो, तो ये किस प्रसंग में हम लोग बोल रहे थे? हाँ, मनुष्य का लक्षण बनाया दिया, पुरुषोत्तम मनुष्य से लक्षणम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? असंभव हो जाएगा, क्योंकि किसी भी मनुष्य में पशुत्व नहीं होता। समझ में आया? हाँ। लेकिन ये समझना है, कवि के दृष्टिकोण के बाद अलग है, हम लोग लक्षण बना रहे हैं थोड़ा अलग है। तो तीनों दोषों से रहित होना चाहिए लक्षण को, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव रूप, दोष त्रय शून्यत्वम लक्षणत्वम। ठीक, अब तीनों दोषों से रहित लक्षण कौन है? तो शासनादिमत्वम गोह लक्षणम। तो शासनादिमत्व में अव्याप्ति दोष, क्योंकि सभी गाय में शासनादिमत्व है, और गाय को छोड़ करके अन्यत्र शासनादिमत्व, इसलिए अधिव्याप्ति दोष भी नहीं है। अब गाय में है, इसका मतलब असंभव होने की संभावना भी नहीं है। तो तीनों दोष से रहित होने के कारण यह गाय का लक्षण हो गया। पृथ्वी के लक्षण पर विचार कर सकते हैं। गंधवत्तम पृथ्व्या लक्षणम, जो ग्रंथकार कहने वाले हैं। तो गंध केवल पृथ्वी में ही रहता है, पृथ्वी को छोड़कर अन्यत्र कहीं पर गंध, इसलिए यहाँ पर अव्याप्ति दोष भी नहीं है। संपूर्ण पृथ्वी में गंध है, पृथ्वी से बाहर गंध नहीं है, तो अधिव्याप्ति दोष भी नहीं है, और असंभव तो संभावना है नहीं। इसलिए तीनों दोषों से रहित होने के कारण गंधवत्त पृथ्वी का लक्षण हो गया। यदि किसी ने कह दिया कि सुगंधवत्तम पृथिव्या लक्षणम, क्या कहा? तो क्या दोष होगा? सुगंधवत्तम पृथिव्या लक्षणम। पृथ्वी में एक नहीं सुगंध है, सभी पृथ्वी में है, क्योंकि पृथ्वी में कहीं सुगंध है, कहीं दुर्गंध है। तो जो दुर्गंधित पृथ्वी है वहाँ सुगंधवत्व लक्षण नहीं जाएगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पर अव्याप्ति दोष है। किसी ने कह दिया कि रूपवत्तम पृथिव्या लक्षणम, क्या कहा? तो रूप कहाँ है? पृथ्वी में है, जल में और तेज में, तीन जगह पर रूप रहता है, पृथ्वी में, जल में और तेज में। तो पृथ्वी में तो है रूप, किंतु जल में भी है, अलक्ष्य में भी लक्षण चला गया, लक्ष्य वृत्तित्व से अलक्ष्य वृत्तित्वम, तो अधिव्याप्ति दोष हो गया। ठीक है। और तीसरा लक्षण है असंभव। किसी ने कह दिया ज्ञानवत्तम पृथिव्या लक्षणम, ज्ञानवत्तम पृथिव्या लक्षणम। तो ज्ञान कहाँ है? आत्मा में, ज्ञानाधिकरण आत्मा। पृथ्वी में ज्ञान नहीं है, तो सर्वथा ज्ञान नहीं है पृथ्वी में, इसलिए ज्ञानवत्तम लक्षण बनाएंगे तो असंभव दोष हो जाएगा। बात समझ में आई? अब मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, उसका उत्तर देना ठीक है। ठीक है, जैसे गाय का लक्षण हमने बनाया, क्या लक्षण बनाया? अरे सुनो, हम प्रश्न पूछ रहे हैं। श्रृंगित्वम गोल लक्षण बनाया, क्या बनाया? अभी पढ़ा हम लोगों ने, श्रृंगित्वम गोल लक्षण बनाया, क्या दोष हुआ? कहाँ पर अधिव्याप्ति हुई? गाय का लक्षण बनाया तो अधिव्याप्ति दोष है। कहाँ अधिव्याप्ति दोष है? अलक्ष्य कौन है? महिष आदि में अधिव्याप्ति हुई। अब क्या करेंगे? महिष का जाकर के सींग काटेंगे, क्योंकि दोष है ना महिष में। महिष में क्या है? तो दोष होगा तो हटाना पड़ेगा। श्रृंगित्वम गोल लक्षण बनाया था और लक्षण चला गया महिष में, तो महिष में हो गया अतिव्याप्ति। तो अब क्या करेंगे? भैंस का सींग काटेंगे जाकर के? नहीं, बेचारे भैंस तो गाय, भैंस है ना, घास खाती है, दूध देती है, उसके बाद तो कोई दोष किसका है? लक्षण का है। और हम लोग का दोष है, लक्षण जो हमने बनाया है ना, लक्षण बनाया हमने, है ना, हमने जो लक्षण बनाया, गाय का लक्षण बनाना था हमको, तो लक्षण चला गया भैंस में, तो हमारा दोष है कि भैंस का दोष है? और एकदम सीधा कहें तो लक्षण का दोष है। लक्षण को जाना चाहिए था कहाँ? गाय में। हमने गाय का लक्षण बनाया, वो लक्षण कहाँ चला गया? तो हम क्या करेंगे? भैंस का सींग काटेंगे कि लक्षण को काट देंगे? हाँ, दोष है दो लक्षण में, महिष में दोष नहीं है। ठीक है, किसी को भी पूछोगे उत्तर देगा भैंस में अधिव्याप्ति हो गई। ठीक है,
तो भैंस में अधिव्याप्ति होती नहीं है। अधिव्याप्ति किस में होती है? लक्षण में अधिव्याप्ति होती है। वो भैंस में चला गया इसलिए अधिव्याप्ति है। जहाँ नहीं जाना चाहिए था महिष में, वहाँ लक्षण चला गया इसलिए लक्षण में दोष है। ये हमेशा ध्यान देना, ये तीनों दोष लक्षण के दोष हैं, लक्ष्य के दोष नहीं है। समझ में आया? तो अव्याप्ति दोष में लक्षण का, तो कपिलत्वम इस लक्षण में अव्याप्ति दोष है। उसमें लिखा ना, तो कपिलत्वम इति न गोर लक्षण तस्य अव्याप्ति ग्रस्तत्वात्। अव्याप्ति से ग्रस्त कौन है? लक्षण। कपिलत्व में लक्षण में दोष है, इससे उस लक्षण को हम बदल देते हैं। तुम्हारा ये लक्षण ठीक नहीं है। हम गाय को नहीं बदलते, हम भैंस को नहीं बदलते, उसका सिंग नहीं काटते, ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर क्या करेंगे? समझ में आई बात? तो श्रृंगित्वम गो लक्षण जब बनाते हैं तो उस लक्षण में अतिव्याप्ति दोष है, इसलिए हम लक्षण को बदल देंगे कि लक्षण ठीक नहीं है। लक्ष्य में कोई, भैंस में कोई समस्या नहीं है। भैंस में कोई दोष होगा तो उसका डॉक्टर के पास ले जाएंगे उसको। लक्षण बनाने से तो दोष ठीक होने वाला नहीं है। समझ में आई बात? और असंभव लक्षण, जैसे वही एक स्वभावोत्तम गो लक्षण बनाया, तो एक स्वभावोत्तम ये जो लक्षण है इसमें असंभव दोष है, तो ये लक्षण के दोष है, समझना चाहिए। उसे पता सबको होता है, लेकिन बोलते समय में गड़बड़ी होती है। आगे चलते हैं हमारा। अब चलो, अब देखो, हाँ अब देखिए, अब मूल से हमको मिलाना है। तत्र गंधवती पृथ्वी, तो गंधवती पृथ्वी कहा उन्होंने, तो पृथ्वी का लक्षण है गंधवत्तम पृथ्वी का लक्षण। तो लक्षण का क्या लक्षण है प्रश्न हुआ, तो उन्होंने बता दिया कि तीनों दोषों से रहित लक्षण होता है। फिर प्रश्न आया तीनों दोष क्या है, उनके लक्षण क्या है, तो उनका भी हमने लक्षण समझ लिया। तो लक्षण से हम अच्छे से परिचित हो गए। अब वो मूल में आगे बढ़ना है कि साधु विदा नित्या नित्याच, है ना। पृथ्वी दो प्रकार की, नित्य पृथ्वी और अनित्य पृथ्वी। तब ये प्रश्न आया कि नित्य किसको कहते हैं, उसका भी तो लक्षण जानना पड़ेगा। नित्यत्वम किम अनित्यत्वम किम, इसलिए पदकृत्यकार उसका लक्षण बना रहे हैं। पहले नित्य का लक्षण बनाते हैं। तो नित्य का लक्षण क्या बनाया है? हाँ, नित्यत्वम वो लिखते हैं, उसको समझना नित्य से लक्षणम, है ना। वो शॉर्टकट में उन्होंने लिखा है। तो ध्वंस भिन्नत्व से ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्य से लक्षणम। लक्ष्य कौन है? नित्य। नित्य का लक्षण बना रहे हैं ना, लक्ष्य हो गया नित्य। लक्षण क्या है? ध्वंस भिन्नत्व से ध्वंसा प्रतियोगित्वम। तो नित्य को ध्वंस से भिन्न होना चाहिए और ध्वंस का अप्रतियोगी होना चाहिए। जैसे मान लो आकाश है, नित्य कौन है? आकाश है। आकाश में लक्षण जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आकाश जाना चाहिए। आकाश नित्य है, तो उसमें दो दल है लक्षण में, एक एक दल को हम ले जाते हैं। पहला दल क्या है? ध्वंस भिन्नत्वम। पहला दल क्या है? केवल पहला दल बोलेंगे तो ध्वंस भिन्नत्व नहीं बोलना है, सती नहीं बोलना है, केवल प्रथमांत लगाकर बोलना है। पहला दल क्या है? दूसरा दल क्या है? ठीक, तो पहला दल हो गया ध्वंस भिन्नत्वम। अब बताओ, आकाश ध्वंस है? आकाश ध्वंस? आकाश ध्वंस से भिन्न है, तो ध्वंस भिन्न तो आकाश में चला गया, पहला दल हो गया। दूसरा दल है ध्वंस का अप्रतियोगी होना चाहिए। अब हमको पहले समझना पड़ेगा कि ध्वंस का प्रतियोगी कौन होता है, तब ना अप्रतियोगी समझेंगे। जो प्रतियोगी नहीं होगा वो अप्रतियोगी हो जाएगा। तो ध्वंस का प्रतियोगी कौन है, तो उसके लिए नियम है, यो नश्यति स ध्वंस प्रतियोगी भवति। यो नश्यति स ध्वंस प्रतियोगी, मतलब जिसका नाश होता है उसको ध्वंस का प्रतियोगी कहते हैं। यो नश्यति स ध्वंस प्रतियोगी, इसका नाश होता है कि नहीं होता है, ये ध्वंस का प्रतियोगी हो गया। इस शरीर का नाश होगा कि नहीं होगा, ये भी ध्वंस का प्रतियोगी है। तो घटपट आदि सब नाश होते हैं, वो सब ध्वंस के प्रतियोगी है। आकाश का विनाश होता है, इसलिए आकाश ध्वंस का प्रतियोगी नहीं है, वो ध्वंस का अप्रतियोगी हो गया। तो ध्वंस प्रतियोगी तो कहाँ चला गया? आकाश में चला गया। तो आकाश है, परमाणु जो भी नित्य हैं वो सब ध्वंस से भिन्न है, और वो सब ध्वंस के अप्रतियोगी है, क्योंकि उनका ध्वंस, इसलिए उनमें ध्वंसा प्रतियोगित्व भी चला जाएगा। लक्षण समन्वय हो गया ना। लक्षण समन्वय करने के बाद क्या करना है? पदकृत्य करना है। ध्वंस भिन्नत्वम नित्य से लक्षणम, इतने ही कहा जाए। क्या कहा जाए? पहला दल है, तो इतने कहेंगे तो क्या होगा? आकाश में जाएगा नहीं जाएगा? आत्मा में जाएगा नहीं जाएगा? नित्य में तो चला जाएगा, लेकिन पुस्तक में जाएगा नहीं जाएगा? पुस्तक ध्वंस से भिन्न है कि पुस्तक ध्वंस है? पुस्तक ध्वंस है कि पुस्तक ध्वंस से भिन्न है? ध्वंस किसको कहते हैं मालूम है? ध्वंस किसको कहते हैं? ध्वंस एक अभाव है। 4 प्रकार का अभाव है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्य भाव। तो जो दूसरा अभाव है प्रध्वंसा भाव, उसी का दूसरा नाम है ध्वंस।
ठीक है, तो ये तुमको पुस्तक दिखाई दे रहा है कि ध्वंस दिखाई दे रहा है? यहाँ पर ये भाव है ना, द्रव्य है ना, द्रव्य है। इसको अब फॉरवर्ड देंगे, खत्म हो जाएगा, तब पुस्तक का ध्वंस हो जाएगा। तो पुस्तक का ध्वंस होता है, पुस्तक ध्वंस नहीं है। क्या समझ आया? पुस्तक खुद ध्वंस नहीं है। घड़ा है, घड़े को डंडे से मार दोगे तो घड़े का ध्वंस हो जाएगा। तो घट का ध्वंस हुआ कि घट ही ध्वंस है? घट अभाव पदार्थ है कि भाव पदार्थ है? घट तो भाव पदार्थ है ना। ये पुस्तक भाव है क्या अभाव है? भाव है। समझ में आया? अब पुस्तक का भाव है, अभाव हो जाएगा, ध्वंस हो जाएगा। तो पुस्तक का ध्वंस होता है। और पुस्तक और ध्वंस दोनों एक ही चीज है, अलग अलग चीज है? अलग अलग चीज है। तो पुस्तक से भिन्न ध्वंस है, ध्वंस से भिन्न पुस्तक है। बात समझ में आई? तो पुस्तक ध्वंस है? समझ में आया? पुस्तक का ध्वंस होता है, कभी होगा बाद में, लेकिन पुस्तक तो पुस्तक ही है ना। पुस्तक तो द्रव्य है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय समवाय अभाव, सातवां पदार्थ अभाव है, उसमें भी एक ध्वंस है। तो ये पुस्तक ध्वंस है? नहीं है। पुस्तक ध्वंस से भिन्न है। ध्वंस से भिन्न कौन कौन होता है? अच्छा एक बात, हाँ ये पुस्तक है, इस पुस्तक से भिन्न कौन है? इस पुस्तक को छोड़कर के पूरी दुनिया इस पुस्तक से भिन्न है। तो ध्वंस से भिन्न कौन है? ध्वंस को छोड़कर बाकी तीनों अभाव, बाकी द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय समवाय, ये छह, ये सब ध्वंस से भिन्न है ना। तो ये पुस्तक ध्वंस है? अभी क्लियर हुआ? ये अभी संदेह बाकी है? पुस्तक ध्वंस से भिन्न है। तो पुस्तक में क्या रहेगा? ध्वंस भिन्न तो आगे रहा। घाट ध्वंस है? घाट ध्वंस से भिन्न है। तो ध्वंस भिन्न तो कहाँ चला गया? घाट में चला गया। घाट हमारा लक्ष्य है क्या? लक्ष्य है। लक्ष्य किसका है? लक्षण किसका हमने बनाया है? हमारा लक्ष्य कौन है? नित्य है। घाट नित्य है क्या अनित्य है? पुस्तक नित्य है क्या अनित्य है? लेकिन ये भी ध्वंस से भिन्न वाक नहीं हुआ, हो गया। तो लक्षण चला गया। केवल ध्वंस भिन्नत्वम कहेंगे तो पुस्तक में भी ध्वंस भिन्नत्व है, घाटपट में भी ध्वंस भिन्नत्व है, जो कि हमारे अलक्ष्य है, तो उनमें भी लक्षण चला गया। तो अलक्ष्य में लक्षण चला जाता है तो अतिव्याप्ति दोष होगा। इसलिए हम केवल ध्वंस भिन्नत्व में ऐसा लक्षण नहीं बना सकते, हमको जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? ध्वंसा प्रतियोगी, ध्वंस का अप्रतियोगी होना चाहिए। पुस्तक क्या है? ध्वंस का प्रतियोगी है, क्योंकि पुस्तक का ध्वंस होता है, जिसका नाश होता है वो ध्वंस का प्रतियोगी है। तो पुस्तक भले ध्वंस नहीं है, किंतु पुस्तक ध्वंस का प्रतियोगी है। तो पुस्तक में क्या रहेगा? ध्वंस प्रतियोगित्व रहेगा, ध्वंसा प्रतियोगित्व नहीं जाएगा। इसलिए अब लक्षण पुस्तक में नहीं जाएगा, आकाश में चला जाएगा। एक पदकृत्य हुआ, अब दूसरा पदकृत्य करते हैं। क्या कहेंगे लक्षण? ध्वंसा प्रतियोगित्व नित्य से लक्षण कहेंगे। क्या कहेंगे? तो जो आकाश आदि है, परमाणु है, जो नित्य पदार्थ हैं, उनका ध्वंस होता है, वो सब ध्वंस के अप्रतियोगी है कि नहीं? तो उनमें लक्षण जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो लक्षण तो ठीक है, तो ये ध्वंस भिन्नत्व लगाने की क्या जरूरत है? बात समझ में आई? तो इसका उत्तर है केवल ध्वंसा प्रतियोगित्व कहेंगे तो ये लक्षण चला जाएगा ध्वंस में। कहाँ चला जाएगा? अब बताओ, ध्वंस जो है नित्य है क्या अनित्य है? जैसे एक घाट है ना, घाट को हमको डंडे से मारा, अब कुछ उत्पन्न हुआ, घाट को डंडे से प्रहार करते हैं तो क्या उत्पन्न होता है? ध्वंस उत्पन्न होता है। घाट का ध्वंस हो जाएगा ना, घाट फूट गया तो कुछ चीज उत्पन्न हुआ जो पहले नहीं था। क्या उत्पन्न हुआ? ध्वंस उत्पन्न हुआ, घाट का ध्वंस उत्पन्न हुआ। वो ध्वंस कब तक रहेगा? अनादि इधर वापस होता है महाराज। वो अनंत काल तक रहेगा। ध्वंस जब एक बार उत्पन्न हुआ, वो ध्वंस अनंत काल तक रहेगा। ध्वंस का ध्वंस नहीं होता। ध्वंस का ध्वंस, डंडे से मारने से घट फूट गया, दोबारा मारोगे तो ध्वंस ही फूट जाएगा, ऐसी बात नहीं। ध्वंस का कभी भी ध्वंस, एक बार ध्वंस उत्पन्न हो जाएगा तो ध्वंस अनंत काल तक। मान लो घट को हमने फिर जोड़ दिया तो फिर तो अब ध्वंस है घट का, तो कैसे अनंत काल तक रहा? अब ध्वंस का नाश हो गया ना, अब घट वापस आ गया। हाँ, जोड़कर बनाओगे तो दूसरा घट है, वही घट नहीं है। बात समझ में आई? तो ध्वंस क्या होता है?
अनंत होता है, इसलिए कहा ना सादिर अनंत प्रध्वंसः। ध्वंस उत्पन्न हुआ लेकिन ध्वंस का नाश नहीं होता। समझ में आया? तो ध्वंस का ध्वंस होता कि नहीं होता है? समझ में आई बात? ध्वंस का ध्वंस, ध्वंस का विनाश नहीं होता, अर्थात ध्वंस का अप्रतियोगी है। ध्वंस का अप्रतियोगी है। शब्द में थोड़ा झोल है, समझ करके पकड़ लेना। समझ में आया? ध्वंस का ध्वंस है ना, ध्वंस का ध्वंस नहीं होता, इसलिए ध्वंस का अप्रतियोगी है। जिसका ध्वंस होता है वो ध्वंस का प्रतियोगी है। पुस्तक का ध्वंस होता है, नाश होता है, इसलिए ये ध्वंस का प्रतियोगी है। लेकिन जो ध्वंस है, ध्वंस का ध्वंस नहीं होता, क्योंकि ध्वंस अनंत काल तक रहता है, इसलिए ध्वंस का अप्रतियोगी है। एक बात समझ में आई? अब समझो कि ध्वंस नित्य है क्या अनित्य है? ध्वंस का नाश तो होता ही नहीं, नित्य है क्या अनित्य है? देखो, नित्य किसको कहते हैं? जो तीनों काल में रहे, जिसकी कभी उत्पत्ति भी नहीं हुई, जिसका विनाश भी नहीं होता, वो नित्य है। तीनों काल में रहे, त्रिकाला बाध्य है ना। तो ध्वंस तो पहले नहीं था, अभी उत्पन्न हुआ। हमने डंडे से प्रहार किया तो घट का ध्वंस उत्पन्न हुआ। पुस्तक को फाड़ देंगे तो ध्वंस उत्पन्न हो जाएगा। तो पहले ध्वंस नहीं था, अब बाद में अनंत काल तक रहेगा। इसका अर्थ वो नित्य नहीं है, ध्वंस अनित्य है। समझ में आई बात? हाँ, ध्वंस अनित्य है। अब हम ये लक्षण किसका बना रहे हैं? नित्य का लक्षण बना रहे हैं। ध्वंस नित्य है क्या अनित्य है? ये निर्धारण हो गया। वो लक्ष्य हुआ क्या अलक्ष्य हुआ? तो पहले यहीं पर समस्या होती है, पहले हमको पक्का कर लेना है कि वो अलक्ष्य है। समझ में आया? अब अलक्ष्य में लक्षण चला जाएगा तो क्या होगा? अतिव्याप्ति होगी। अब बताओ, ध्वंस जो है ध्वंस का प्रतियोगी हुआ क्या अप्रतियोगी हुआ? तो ध्वंसा प्रतियोगित्व में ना हमने लक्षण बनाया है। हमने नित्य का क्या लक्षण बनाया? ध्वंसा प्रतियोगित्व नित्य से लक्षण बनाया। बात समझ में आई? तो ध्वंस में लक्षण गया कि नहीं गया? चला गया। वो लक्ष्य है क्या? लक्ष्य है। तो अलक्ष्य में लक्षण चला गया तो अतिव्याप्ति। इतना पूरा क्लियर समझना है। तो अतिव्याप्ति हो गई। कहाँ अतिव्याप्ति हुई? ध्वंस में अतिव्याप्ति हुई। मतलब ध्वंस में लक्षण जाने से लक्षण में अतिव्याप्ति हुई। तो वास्तव में समझना वो है, लेकिन अभी हम ध्वंस में अतिव्याप्ति हुई इसे समझ लेते हैं। तो ध्वंस में अतिव्याप्ति हो गई, तो ध्वंस में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए क्या करेंगे? ध्वंस भिन्नत्वम कह देंगे। ध्वंस से भिन्न होना चाहिए। तो ध्वंस से भिन्न ध्वंस होता है? तो ध्वंस भिन्न तो ध्वंस में नहीं जाएगा। तो दोनों दल जाना चाहिए, ध्वंस से भिन्न भी हो, ध्वंस का अप्रतियोगी भी। तो जो घटपटादि है वो ध्वंस से भिन्न तो है, किंतु ध्वंस का अप्रतियोगी नहीं है, ध्वंस का प्रतियोगी है। और जो ध्वंस खुद है वो ध्वंस का अप्रतियोगी तो है, किंतु ध्वंस से भिन्न नहीं है। जो दो ध्वंस से भिन्न भी है, ध्वंस का अप्रतियोगी भी है, ऐसा कौन है? आकाश आदि, परमाणु आदि, वो सब नित्य है। तो नित्य में लक्षण चला जाएगा तो कोई दोष नहीं होगा। बात समझ में आई? हाँ, तो इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य